हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं शानदार, जानदार, दमदार प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। तो आज बात करेंगे हमारे एक नए चैप्टर को लेकर। वन शॉट की तैयारी चल रही है। वन शॉट का जो काफिला शुरुआत हुआ था बहुत शानदार, और उसी को आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है तो यहाँ पे बात होती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज को लेके, सेबी को लेके, मनी मार्केट को लेके, कैपिटल मार्केट को लेके। कैपिटल मार्केट को फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फंक्शंस, इनके रेगुलेटरी फंक्शंस की बात भी करेंगे। तो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि वन शॉट है तो जल्दी खत्म होना लाजमी बनता है। तो ये है चैप्टर 10, दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल मार्केट। अब बेसिकली हम जब बात करेंगे उससे पहले करना क्या, आपको हमारे डेली लाइफ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वन शॉट पे चलता है फटाफट रेलगाड़ी सुपर स्पीड के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा डिटेल के अंदर रुक रुक के पढ़ना है तो आपको हमारी डेली लाइफ क्लास के साथ जुड़ जाना पड़ेगा। कॉमर्स इजीली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज क्लासें होती हैं शाम को 7 और 8 बजे, 11th क्लास एंड 12th क्लास की, ठीक है। तो साथ ही साथ वन शॉट की प्लेलिस्ट आपको इस तरह से मिल जाएगी जहां आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आज जो बात करेंगे हम, टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंड देन फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात करनी है वो है हमारी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को लेके। अब ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा बात है। देखिए, दो तरह के बंदे होते हैं, एक होता है सरप्लस बंदा, एक होता है डेफिसिट बंदा। सरप्लस बंदे होते हैं हाउस होल्ड, और डेफिसिट वाले होते हैं जो मांगते रहते हैं पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, वो होते हैं हमारे बिजनेस वाले। अब क्योंकि सरप्लस हम हाउस होल्ड, हमने पैसा कमाया, हमने सेव किया, हम सेवर्स कहलाते हैं, और वो बोलते हैं भैया हम आपके पैसे को अच्छा खासा रिटर्न देंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी करके देंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर करिए। तो ये जो सरप्लस और डेफिसिट दो बंदे होते हैं, ठीक है, एक तो हो गया बिजनेसमैन और एक हो गया सेवर। सेवर को लगता है यार पैसा कहाँ डालूं, उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो बैंक में डाल दे पैसा, बैंक में पड़ा रहेगा पैसा, तो बैंक भी को रखता थोड़ी पैसा। बैंक क्या करता है, पैसे को आगे फर्दर रोटेट करता है और जाता है वो कंपनीज के पास जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होता है वहां पे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग होती है, और उन्हीं कंपनीज को पैसा प्रोवाइड किया जाता है जो उसका बेस्ट रिजल्ट दे सके, ना कि उन कंपनी को जो पैसे डकार जाए या लॉस मेकिंग कंपनी हो जाए। तो दूसरा एक रास्ता जो ओपन हुआ वो हुआ फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के थ्रू एंट्री करते हैं कंपनीज में पैसा लगाने की, और वहां से इन्वेस्टमेंट अपना अच्छी तरह रिटर्न लेकर आता है। चलिए जी, तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम फर्दर बात करेंगे तो बेसिकली है क्या, ये लिंक है बिटवीन द सेवर्स एंड द सेवर्स कौन है, जिसका सरप्लस मनी है, एंड द बोरोवर्स हु नीड्स द मनी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये, तो मान लीजिए ये सेवर्स हैं जो हम हैं, हाउस होल्ड, ये हमारे बिजनेस पर्सन हैं जिनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा करते रहते हैं ये। यहाँ पे आ गया हमारा बैंक वाला बंदा, और यहाँ आ गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मली आम भाषा में लेमन लैंग्वेज और लेमन पर्सन समझता है इसको, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि हाउस होल्ड जो सेवर्स होते हैं भाई ऑब्वियसली सेविंग करते हैं, अब इनको चिंता होती है अपने पैसों को ऑब्वियसली घर में रख के कोई मतलब नहीं निकलता है ना। घर में पैसे रहेंगे तो वो उसको कोई दुगने नहीं हो जाएंगे, वो पड़े पड़े आपको ज़्यादा नहीं कर देंगे, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो आदमी का ऑप्शन क्या है, या पैसा जो नॉर्मली हाउस होल्ड पहले मानते थे कि भैया सबसे सेफ है बैंक में पैसा डाल दो पैसा बैंक के अंदर, बैंक में सेफ भी रहेगा, आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाएगा, खुश रहते थे आदमी, ठीक है। पर बैंक क्या करेगा, बैंक उन पैसों को रख के अचार थोड़ी डालेगा, छाती पर थोड़ी लेके जाएगा। तो बैंक बोलता है चलिए ठीक है, आपने पैसा हमें जमा करा दिया। ये पैसा जो बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होते थे, जो पोटेंशियल बिजनेसमैन, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेसमैन, प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन, या बिजनेस को आगे लेंड कर दिया, क्योंकि इनको पैसे की हमेशा रिक्वायरमेंट थी। बिजनेसमैन है कौन, ये बोरोवर्स हैं, इनको पैसे हमेशा चाहिए होते हैं क्योंकि इनको अपना बिजनेस रन करना है, ठीक है, किसी पर्पस के लिए चाहिए हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, जहाँ लॉन्ग टर्म की बात की थी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो वर्किंग कैपिटल के भी रिक्वायरमेंट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब बिजनेसमैन क्या करता है भैया, यहाँ पे पैसा दे दिया, ले लिया, अब इसके बदले इंटरेस्ट देता है बैंक को। बैंक कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, और क्योंकि हमने अपना पैसा जमा कराया तो बैंक हमें भी लालच देता है, बोले ठीक है आपने हमारे पास जमा कराया तो कुछ इंटरेस्ट आप भी ले लीजिए। तो हमारे पैसे में क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। लोग खुश, बोले अच्छी बात है यार, पैसा पड़ा है और खराब भी नहीं हो रहा, अच्छी बात है, इससे बुरा, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। पर क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी होती है जो लिंक के रूप में काम करती है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ा सा
थोड़ा रिस्क भी लेना चाहती है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी है और थोड़ा सोचती है कि हम ज़्यादा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के मौके मिल सकते हैं। ठीक है, पहले की तरह थोड़े से वो नहीं होते कि भैया हम थोड़े से घबराए हुए हैं, पैसा वहाँ लगाएंगे खराब हो जाएगा, कि स्टॉक मार्केट को ऐसा मानते हैं कि भैया वहाँ पैसा डूबता ही है, वहाँ से पैसा वापस निकल के नहीं आता। लॉजिकली अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो डूबेगा ही डूबेगा। तो यहाँ पे हुआ सेवर्स बोले थोड़े से यंग जनरेशन बोले काम करो, ये पैसा जो है फाइनेंशियल मार्केट में लगा दो। कहाँ लगा दो भैया? फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ऑब्वियसली एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनको फर्दर अपन बात करेंगे जब स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इन सब चीज़ों की बाद में चर्चा करेंगे। इसके थ्रू भी पैसा कहाँ जाता है? बिजनेसमैन के पास जाता है। भाई बिजनेसमैन क्या करता है? अपने शेयर्स लेकर आता है यहाँ पे। ठीक है, अपने कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स ये लेकर आता है। लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास पैसा पहुंचता है, इन रिटर्न क्या कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। तो ये प्रॉफिट वापस किस पास चलता है? सेवर्स के पास। तो बेसिकली इनको ज्यादा कमाने का मौका कहाँ मिल रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है बिटवीन द सेवर्स एंड दी बोरोवर्स। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को लेकर। 4 फंक्शन होते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट के। ठीक है, सबसे पहले अगर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है कि सेविंग्स क्या होनी चाहिए? आपकी मोबिलाइज होनी चाहिए। मींस यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट आपके पैसों को सही ठिकाने लगाता है, मतलब सही जगह, मतलब उन कंपनीज को वो लिस्ट होने देता है या उन कंपनीज को वो शो करता है जिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होती है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है। क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हर कोई कंपनी मुंह उठा के अपने आप को लिस्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही आप अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं। मतलब ठोक बजा के सेबी चेक करती है पहले कि बंदे में दम है या नहीं है, कंपनी लेके तो फरार नहीं हो जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी। तो ये चीज जब सेबी चेक करती तो ऑब्वियसली वही शेयर्स वहां पे जगह बना सकते हैं जिनकी असलियत आगे जाके दिखती है अच्छी, वो फ्रॉड नहीं होते। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? वो ये करता है कि आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करवाता है, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है जो धोखाधड़ी नहीं करेगी, फ्रॉड नहीं है, विंडो ड्रेसिंग्स नहीं करती और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और जिन कंपनीज को सच में रिक्वायर्ड है उन्हीं के पास ये पैसा ट्रांसफर होता है। दूसरा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखिए प्राइस डिस्कवरी को लेके यहाँ पे इकोनॉमिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखते हैं कि 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी जितनी डिमांड उसका उतना प्राइस। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, ऑब्वियसली वो कंपनी का दिखता है कि प्रॉफिट और कमा के दिखा सकती है हमें, तो लोग उसके शेयर्स की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्राइस डिस्कवरी का रोल प्ले करता है या प्राइस डिस्कवरी की रोल्स को हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि कंपनी की उस शेयर्स की वैल्यू कितनी है। शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टर को फायदा मिलता जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्दर तो यहां पे होता है तीसरा जो फंक्शन है लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं ना, पहला वाला पॉइंट पढ़ा जो हमने, वो क्या पढ़ा? प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पे सेबी ऑब्वियसली या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑब्वियसली क्या हेल्प करता है आपको? उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई को क्या करती है, उसके बेसिस पे उनकी प्राइसिंग करते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज परचेज किया है या आपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किया है तो उसको आप सेल भी इजिली कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज या हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, एक आपको एक प्लेस मिल जाता है जहां पे आप क्या कर सकते हो, इजीली गुड्स को या शेयर्स को ब्रॉट एंड सोल्ड, मतलब खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो जब आपको पैसे की दरकार है तब हाथों हाथ आप क्या कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को क्या करते हो, बेच सकते हो। और कुछ ही T+2 जो हमारा एक सेटलमेंट पीरियड होता है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, उतने दिन में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ज्यादा टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरा लास्ट फंक्शन जो है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि कंपनी का हाल कैसा है। ठीक है, कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू क्या चल रही है, करंट प्राइस क्या चल रही है,
टाइम टू टाइम सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इससे पहले जो हुआ करते थे कि भैया आपको जाके माथाफोड़ी करनी पड़ती थी, बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता था, ठीक है, और ऑन द फ्लोर जाके सारी चीज़ें पता लगानी पड़ती थी, प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, सब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है तो आजकल आप अपने मोबाइल्स के थ्रू या अपने टीवी के थ्रू आप देख सकते हो कि भैया इस शेयर्स की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कंपनी के रिगार्डिंग, तो हर चीज़ आपको मिल जाती है। अब आपको अलग से जर्नल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा न्यूज़पेपर खंगालने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहती है। तो उससे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कंपनी के शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी सुविधा आपको मिल चुकी है तो अब आपको अलग से अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से आपको अपने कहीं जाके इंफॉर्मेशन पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गया है, अब रिड्यूस हो गया है, इन्वेस्टर को फायदा देखने को मिला है। ओवरऑल काम करने का तरीका काफी अच्छा हो गया है, जिससे कॉस्ट जो है या हम बोल सकते हैं एक ट्रांजैक्शन को करने का जो खर्चा आता है वो रिड्यूस कर दिया है। किसने बेटा, फाइनेंशियल मार्केट ने। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। पहला जो मार्केट होता है वो होता है हमारा मनी मार्केट। अब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ध्यान रखना, ये और किसी टर्म के लिए नहीं होता, मतलब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। बेसिकली मनी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन स्थित नहीं है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, एनएससी बीएससी, ये पर्टिकुलर एक जगह है, ठीक है। पर यहां पे जब मनी मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट कोई ज्योग्राफिकली कोई स्टैब्लिश नहीं है, कोई एरिया नहीं है जहां पे जाके आपको मनी मार्केट मिल जाएगा। ये ओवर द टेलीफोन एंड फैक्स के द्वारा ही काम होता है, ध्यान रखना, ओवर द टेलीफोन एंड फैक्स, इनके द्वारा ही ये मार्केट रन किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर इंडिविजुअल जो हम पर्सन्स होते हैं बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी प्राइसिंग जो होती है अच्छी खासी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि आरबीआई, ठीक है, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनमें जुड़े हुए रहते हैं। बेसिकली इसका जो फंडा है वो शॉर्ट टर्म होता है, जो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर से ज़्यादा का इनका कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे सेल आउट नहीं होता। कुछ तो एक दिन के ही होते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे कॉल मनी को लेकर, कुछ तो एक दिन का ही होता है, और मैक्सिमम 1 साल, 1 साल से ज़्यादा कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे सेल नहीं की जाती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम चलता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की कोई भी सिक्योरिटी सेल नहीं होती। ये ऑब्वियसली हमें को स्टॉक एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे मनी मार्केट जब बात करते हैं तो बेसिकली मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इज बीन सेल्ड, वेयर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी इज पीरियड फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर सिक्योरिटीज खरीदी जाती है और बेची जाती है, 1 साल से ज्यादा के लिए सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं किया जाता है। अगर इसके मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो बेसिकली मेजर पार्टिसिपेंट जो होते हैं इसके आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, ये बड़े बड़े लोग इसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब इसके फर्दर अपन बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं किसके थ्रू होते हैं बेटा, टेलीफोन और फैक्स के थ्रू होते हैं। मनी मार्केट को फर्दर अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारा कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो दूसरा कौन सा बेटा, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है वो ऑब्वियसली किस में डील करेगा, हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में डील करेगा। मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होगी या फाइनेंशियल असेट्स जो होंगे, ठीक है, वो किस में होंगे, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में होंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर सकते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो 2 नाम देखने को मिलता है। एक मिलता है हमें प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, और दोनों का क्या होता है, अस्तित्व होता है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं। जैसे कि मनी मार्केट के लिए बोलते हैं वैसे ऐसा नहीं है, कैपिटल मार्केट का एग्जिस्टेंस होता है। तो 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में डील करते हैं। जो इसके पार्टिसिपेंट है, एनी वन कैन बी द पार्टिसिपेंट, ठीक है बेटा, एनी वन, मतलब एनी वन का मतलब यहाँ पे कि जो है आरबीआई वगैरह भी हो सकती है, और एक इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो भी कर सकता है। यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और लोग इसे खरीदते बेचते हैं, डिपेंड करता है कौन से मार्केट में वो सेल होगा, वो अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे आगे फर्दर पॉइंट को लेके, मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आगे फर्दर इसको अपन क्लेरिफाई करेंगे मनी मार्केट को। मनी मार्केट बेसिकली कितने साल के होता है बेटा? 1 साल के, जो मैं आपको मैंने समझा दिया है। तो सिक्योरिटीज बेसिकली कितने साल के लिए होते हैं, या फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड नहीं होता, बेसिकली सारा का सारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जोग्राफिकल लोकेशंस नहीं होते, और जो काम होता है वो टेलीफोन पे या फिर फैक्स पे होता है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरीज बता ही चुका हूँ, आरबीआई होता है, एलआईसी होता है, यूटीआई होता है, एसबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक आर द पार्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की बात करूं, 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पढ़ेंगे, जहां पे हम कॉल मनी को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर हो सकता है, इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, 5 इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली ट्रेड किए जाते हैं। सबसे पहला कॉल मनी है। कॉल मनी बेसिकली बैंक टू बैंक के लिए होता है बेटा, और इसका मैक्सिमम जो कई बार देखने को मिलता है A1 डे के लिए। क्या होता है, किसी बैंक को अगर अपना CRR मेंटेन करना होता है अर्जेंसी के अंदर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, और कई बार क्या होता है बैंक के पास पैसा कम पड़ जाता है, तो दूसरा बैंक जिसके पास सरप्लस फंड पड़ा है उसको फोन करता है, भैया सुन तेरे पास पैसे पड़े, एक काम कर यार, कॉल मनी दे दे, मतलब 1 दिन के लिए दे दे, 2 दिन के लिए, 2 से लास्ट 3 दिन इतना हो सकता है, क्योंकि दूसरे बैंक को भी पैसे की दरकार हो सकती है। तो यहाँ पे कॉल मनी इस तरह से काम करता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बड़ा ही धांसू होता है इसके अंदर, है ना। धांसू रूप क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो डे टू डे चेंज होता है। क्या होता है बेटा? डे टू डे चेंज होता है, कई बार तो आवरली बेसिस पे भी चेंज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार तो आवरली बेसिस पे भी चेंज होता है। तो बेसिकली कॉल मनी, मनी बोरोड फॉर 1 डे, बेसिकली जो बैंक टू बैंक के लिए होता है। ठीक है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, रिजर्व टू मीट आउट द, ऑब्वियसली क्यों होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो को मीट आउट करने के लिए कॉल मनी का यूज किया जाता है। बहुत ही वोलेटाइल होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। ठीक है, ऑन कॉल होता है, बेसिकली एक बैंक को दूसरे बैंक से जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और इंटरेस्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा होता है ट्रेजरी बिल। अगर मैं टी बिल की बात करूं तो ऑब्वियसली इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। किसके बिहाफ पे इशू करती है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करती है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑब्वियसली किसके पास जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक ऑफ सभी बैंकों का बैंक है। ठीक है, अपेक्स बैंक में काउंट किया जाता है इसको। तो जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम करो, ट्रेजरी बिल इशू कर दो। और ट्रेजरी बिल जो इशू होता है, तो यहाँ पे ये जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, पर जनरल पब्लिक ऑब्वियसली यहाँ पे जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अपन जैसे लोग, क्योंकि ट्रेजरी बिल की एक कॉमन जो वैल्यू होती है, मल्टी डिनोमिनेशन 25,000 से स्टार्ट होता है। मतलब एक अगर आपको ट्रेजरी बिल परचेज करना है 25,000 का है, अगर 4 करने तो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे सेफेस्ट है। ठीक है, इश्यूड एट डिस्काउंट होता है। ठीक है, 25,000 की जो चीज़ है वो आपको 20,000 में इशू कर देंगे या 22,000 में इशू कर देंगे। तो जब रिटर्न मिलेगा तो 25,000 ही मिलेगा। ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऐसे नहीं मिलता आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 25,000 का वो ट्रेजरी बिल है, तो मार्केट में वो आपको 22,000 में इशू कर देंगे। ठीक है, पर रिटर्न आपको कितना मिलेगा बेटा? वापस से 25,000। तो 3,000 को डिफरेंस है वो बेसिकली क्या कहलाता है? हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट ऐसे नहीं मिलता। क्या करते हैं, जो ट्रेजरी बिल है या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको सस्ते दाम में, कम दाम में, डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है मिनिमम 14 डेज के लिए और मैक्सिमम 364 डेज, मतलब 1 साल का, 1 साल ज्यादा का नहीं हो सकता। क्लियर? मिनिमम अमाउंट जो होता है 25,000, जैसे मैंने आपको बता दिया है, बड़े क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा होता है कॉमर्शियल बिल बेटा। कॉमर्शियल बिल जो होता है ऑब्वियसली अपन ने पढ़ा ही है, जो अपन उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो वहीं से जो 11th क्लास में पढ़ा करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल बिल, तो वहीं से आता है कि भाई मैंने सामान खरीदने गया तो अब मैं उधार में ला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लिख के दूंगा ना कॉमर्शियल बिल अगले को। ठीक है, जो बिल रिसीवेबल बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं, वही एक कॉमर्शियल बिल होता है, जहाँ पे एक आदमी, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से या किसी से भी क्या करता है? उधार में परचेज करता है, एक टाइम बाद उसको पेमेंट कर देगा। सिंपल सा लॉजिक इतना ही है। नॉर्मली इसका मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन, मतलब 3 महीने का होता है। कि ऑब्वियसली साल भर का तो कोई ऐसा आदमी होगा नहीं साल भर बाद पेमेंट कर देना, अभी माल ले जा, वो तो मुश्किल सिनेरियो सा होता है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अपन जानते ही हैं कि इसको इस दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तीसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब मैच्योरिटी डेट आती है तो आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। कई बार इसको आप डिस्काउंट भी करते हैं, जिसको हम बिल डिस्काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, तो आप बैंक में जाके बोल सकते हो भैया ये लीजिए कॉमर्शियल बिल, इसको आप डिस्काउंट कर दीजिए, बैंक कुछ चार्जेस काट के आपको पेमेंट दे देगा, ड्यू डेट पे बैंक जाके सामने वाले बंदे से पैसे ले लेगा। फिर आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड होता है, ये ध्यान से सुनना, अनसिक्योर्ड होता है। तो इसको हर कोई कंपनी, वैसे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इशू करता है, पर हर कोई कंपनी से इशू नहीं कर सकता। वही कंपनी इशू कर सकती है जिसका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है। जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं होती वो कंपनी इसको इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, प्रोमिसरी नहीं है, अनसिक्योर्ड है सीधा सीधा, ठीक है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी। मैच्योरिटी जो बेटा 3 से 12 महीने की होती है, अगेन हमने पढ़ा कि 1 साल ज्यादा का नहीं हो सकता, तो मैच्योरिटी 3 से 12 महीने की होती है। इशूड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ये हमने कब पढ़ा, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर का जो वन शॉट क्या उसमें हमने पढ़ा कि जब भी आप कोई सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हो तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसको मीट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमर्शियल पेपर का यूज कर सकती है कंपनी। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, इसको याद भी कर लेना। एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट विच इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग इज नोन एज अ कॉमर्शियल पेपर। 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यूज पे पूछा जा सकता है, कोई लोड नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली बैंक इशू करती है इससे, ठीक है, इशूड बाय द बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट्स केप्ट बाय द कंपनी। तो ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है, जनरल पब्लिक को भी इशू किया जा सकता है, जनरल पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, पर इशू कौन कर सकता है, सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है। दीज आर द 5 इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कवर्ड ऑलरेडी कौन से मार्केट में, बताइए, हमारे मनी मार्केट में। अब बात चलती है हमारी कैपिटल मार्केट की तरफ, चलिए कैपिटल मार्केट को पकड़ लेते हैं। जैसे हमने बात की कैपिटल मार्केट को लेके, मार्केट फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो फर्दर अभी डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट क्या जाता है। तो मार्केट जो है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, शॉर्ट टर्म का इसमें कोई भी काम नहीं है। मतलब जितने भी वो सब चीजें थी क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जो थे किसके अंदर बेटा, हमारे जो हमने कॉल मनी में पढ़े थे, वो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। पर ये ध्यान रखना, सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने लास्ट में बात किया जो बैंक इशू कर सकती है, उसको बैंक जरूर स्टॉक मार्केट के थ्रू इशू कर सकती है, वो एक लौता अलाउड है, बाकी कोई सा भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जो है बेसिकली मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। कंपनी को मीडियम टर्म के लिए या किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से एंटर करेगा बेटा, कैपिटल मार्केट के थ्रू एंटर कर जाएगा। चलिए जी, फीचर्स अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के 5 फीचर्स हैं। पहला फीचर बोलता है लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल मार्केट जो है सबसे पहला पॉइंट वही बोलता है, अपने आपको एक्सप्लेन क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, एज ए एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां पे पैसा जिस कंपनी में अच्छा लग सकता है, कंपनी अच्छी रिटर्न दे सकती है, उसके बीच में लिंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें अपन बात करते हैं इक्विटी शेयर्स आ गए हमारे, डिबेंचर्स आ गए हमारे, बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, इसकी बात करता है ये अगला बंदा। नेक्स्ट, यूटिलाइज द इंटरमीडियरीज, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट जो कैपिटल मार्केट है ऑब्वियसली किसके थ्रू काम करता है, इंटरमीडियरीज के थ्रू। इंटरमीडियरीज कौन हो सकता है बेटा, ब्रोकर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे अंडरराइटर्स हो सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है कैपिटल मार्केट जो है काम करता है, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज का यहाँ पे यूज होता है जिसके थ्रू कैपिटल मार्केट अपना काम करता है। 4th पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, डिटरमाइनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, पैसा आप लगाते हो, एक सेवर है वो पैसा इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, कैपिटल मार्केट के अंदर, किसमें, किसी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करती है, इन रिटर्न कंपनी प्रॉफिट कमा के देती है। तो री इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन का हेल्प करता है, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करता है, और से जो कैपिटल मार्केट है वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंदर आता है बेटा, सेबी के अंदर आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। 1988 में इसका जन्म हुआ था, 1992 में इसको एक सेपरेट बॉडी बना दिया गया, ठीक है। पहले तो आया था एक वॉच डॉग की तरह, पर बाद में एक कांड हुआ था, स्कैम याद है, हर्षद मेहता, 1991 था, 1992 था, जो भी था, ठीक है, जिसके बाद वेब सीरीज भी बनी थी।
अच्छी खासी कमाई हुई थी हर्षद मेहता की, ना सीरीज बहुत शानदार लगी लोगों को। तो बेसिकली वो घटना जब हुई थी तो वहाँ पे देखा कि भैया बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत हो रही है। उसको रोकने के लिए फिर जाके 1992 के अंदर बोला कि ठीक है, अब सेबी भैया आप एक वॉच डॉग नहीं हो, अब आपके ऊपर सारा कंट्रोल है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अंडर रहेंगे, आप जैसा चाहो वैसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपर फंक्शनिंग करो, क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव किसका है, इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो दो तरह के होते हैं कैपिटल मार्केट। एक होता है प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो ये होता है फ्रेश इश्यू के लिए। कैसा होता है बेटा, फ्रेश इश्यू के लिए होता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर इशू करना आती है, जो फर्स्ट टाइम बोलती है कि हमें शेयर इशू करना है, वो कौन सा इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू करेगी। यहाँ पे जैसे प्राइमरी, जैसे बोल सकते हैं शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, यहाँ पे लोन्स काउंट नहीं होते, ध्यान रखना। लोन, अगर कोई बोले कि लोन इज एग्जाम्पल, इशूइंग ऑफ लोन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मार्केट, नो, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मार्केट। इश्यू ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक इज नॉन एज प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे सिर्फ परचेज होता है, यहाँ पे सेल नहीं होता। कंपनी आती है, बोले कि हम अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ कंपनी के जो शेयर्स में दम है, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो लोग इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ पे परचेज करते हैं। सेल अगर करना है उनको, एक इन्वेस्टर को, तो उसको मूव करना पड़ेगा दूसरे मार्केट में, विच इज नॉन एज सेकेंडरी मार्केट। और बेसिकली सेकेंडरी मार्केट को एक नाम से जानते हैं हम, जो बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? चलिए जी, अब एक एक करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मार्केट नॉन एज ए न्यू इश्यू मार्केट। सबसे पहली बार जब आप शेयर्स लेके आते हो पब्लिक को इश्यू करने के लिए, तो कौन से मार्केट में आता है बेटा, प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, 5 मेथड है जहां से आप शेयर्स को इश्यू कर सकते हो प्राइमरी मार्केट में। कौन से 5 मेथड है? फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज का सबसे पहला मेथड जो है वो है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। बेसिकली सबसे पुराना मेथड है जहां पे ये यूज करते गए हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस एक तरह से ब्रोशर होता है। ब्रोशर बोले तो जैसे कि आप स्कूल वगैरह में जाते हो तो आपको स्कूल का एक ब्रोशर मिलता है, किसी कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे तो ब्रोशर मिलेगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि भैया ये इंस्टीट्यूट जो है, ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी भी इशू करती है, और कंपनी बताती है कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये पैसा हम रेस करके क्या करने वाले हैं, इस पैसे का हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाने की हम सोच रहे हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट हम लेने की सोच रहे हैं। तो वो पढ़ने के बाद अगर बंदे को लगता है हाँ यार कंपनी में दम है, कंपनी आराम से अपना जो है प्रॉफिट कमा के दे सकती है, तो फिर कंपनी जो इन्वेस्टर है कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है। तो पहला मेथड होता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे प्रोस्पेक्टस हेल्प्स टू कंपनी टू रिस्क अर्निंग ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं टू अट्रैक्ट द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस हेल्प्स टू नो अबाउट द अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, सब कुछ। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल होता है, ये भी एक तरीका होता है, पर बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडिएरीज का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी होती है, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जाती, कंपनी जाती है बीच में इंटरमीडिएरीज के पास। और इंटरमीडिएरीज कौन सकते हैं बेटा, इंटरमीडिएरीज हमारे कोई भी ब्रोकर हो सकता है। ठीक है, या फिर बहुत बड़ी कंपनीज होती है जो ब्रोकर के रूप में काम करती है, ब्रोकर एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोकर के पास जाती है और ब्रोकर्स क्या करते हैं, इस शेयर्स को डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर लेते हैं, हाई किस पे, लो प्राइस पे, लो प्राइस परचेज करते हैं, और फिर ये जाके जनरल पब्लिक को सेल करते हैं एट ए हाई प्राइस। ये ध्यान रख लेना, ये कर्व याद रख लेना, कंप्लीट हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला हो गया सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक बाय ब्रोकर्स। यहां पे डायरेक्ट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाती, यहां पे कंपनी जो है ब्रोकर्स के पास जाती है, ब्रोकर्स सारे शेयर कंपनी के परचेज कर लेते हैं, फिर ब्रोकर्स जाते हैं जनरल पब्लिक के पास और हाई प्राइस पे उसे सेल करते हैं। ऑब्वियसली पैसा तो कमाएंगे, फ्री में कौन बांटेगा। ब्रोकर्स बाय अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स बाय इन अ लॉट एट अ फेस वैल्यू। ठीक है, जो लॉट है एक साथ पूरा परचेज कर लेते हैं एंड सेल एट ए हायर प्राइस टू द पब्लिक, जो मैंने आपको बता दिया। तो कंपनी का टाइम भी बचता है। प्रोस्पेक्टस वगैरह ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, पर ब्रोकर्स तक ही रहता है, वो ज़्यादा माथापड़ी होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ज़्यादा टाइम इन जो वेस्ट हो रहा है वो कंपनी का नहीं होता, और ब्रोकर सारी माथापड़ी यहाँ पे संभालते हैं। तीसरा होता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है,
क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? कंपनी सेल्स द सिक्योरिटी टू द ब्रोकर एट अ फिक्स प्राइस एंड देन सेलेक्ट द क्लाइंट्स एट अ हायर प्राइस। तो बेसिकली अगेन यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेसमेंट ही हो रहा है। यहाँ पे कंपनी पब्लिक के पास, जैसे क्या हुआ प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो कंपनी खुद जा रही पब्लिक के पास, ठीक है। दूसरा ऑफर फॉर सेल में इसमें कंपनी पब्लिक के पास नहीं, ब्रोकर को सेल कर रही है और एट दी एंड सेल भी किसको, पब्लिक को हो रहा है। यहाँ पे एक सिनेरियो अलग हो जाता है, कंपनी किसी के पास नहीं, कंपनी जा रही ब्रोकर के पास, ब्रोकर परचेस करता है और ब्रोकर इसको पब्लिक को सेल नहीं करता। बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, LIC हो गया, ठीक है, UTI हो गया, हमारे जनरल इंश्योरेंस हो गया, GIC हो गया, इनको सेल करता है। और ये कंपनी के ऑब्वियसली कंपनी या प्रोस्पेक्ट इशू करती है, तो वो ब्रोकर उन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनको प्रोस्पेक्टस देती है। वो प्रोस्पेक्टस देखते हैं, कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो शेयर्स परचेज करते हैं। तो यहाँ जनरल पब्लिक के पास कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेलेक्टेड क्लाइंट, ओके, सेलेक्टेड क्लाइंट में भी UTI, LIC और जनरल इंश्योरेंस, इनको जाके वो ब्रोकर सेल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। चौथा होता है बेटा राइट इशू, ठीक है। राइट इशू बड़ा सिंपल सा बोलता है अपने आप को कि राइट इशू का कहना क्या है कि ऑलरेडी कंपनी ने जब पहले अपने शेयर इशू कर रखे थे, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने पहले भी शेयर इशू कर रखे हैं, मान लीजिए 2001 के अंदर रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए थे। अब 2018 के अंदर कंपनी वापस से शेयर इशू करना चाहती है, तो राइट इशू एक राइट मिलता है। यहां पे बोलता है कि आपने जब पहले शेयर इशू किए थे, जो आपके पहले के शेयर होल्डर्स हैं, आप कंपनी डायरेक्ट पब्लिक के पास मत जाइए, सबसे पहले आप इन वाले शेयर होल्डर से पूछिए कि क्या आप कंपनी के फर्दर शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो उनको आप शेयर्स दे दीजिए, और अगर मना करते हो, नहीं बिकते पूरे शेयर्स, तो फिर आप पब्लिक के पास जाइए। तो राइट इश्यू, द सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक बाय ब्रोकर्स, ओके ओके, ये थोड़ा सा गलत है, इसको हटा देंगे हम यहाँ से, कोई बात नहीं, काट दीजिए इसको। तो बेसिकली कहना क्या चाहता था राइट इशू, यही कहना चाहता है कि आप क्या करोगे, आप राइट इशू करोगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनसे आप पूछोगे भैया कंपनी फिर से शेयर इशू करना चाहती है, क्या परचेज करना चाहते हो? बोले हाँ हम परचेज करना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप परचेज कर लीजिए। और फिर अगर शेयर्स बच जाते हैं, पूरे जितने इशू करने होते हैं बिके नहीं, फिर कंपनी पब्लिक के पास जाती है, उससे पहले कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाती, ठीक है। जो अब आखिरी जो आज की तारीख में एकदम नया चल रहा है ट्रेंड, वो है EIPO, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक IPO, ठीक है। तो आजकल देखते हैं कि भाई आपका शेयर जो है, आजकल ग्रो मोर वगैरह कितने ऐप चल रहे हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी को यहाँ पे पहले एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, इंटरमीडिएट्स के साथ अपना एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ कंपनी को अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाना पड़ेगा किसी और स्टॉक एक्सचेंज में। अगर किसी पहले ही कंपनी का अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो कंपनी को अपने शेयर्स को किसी और स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट करवाना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, काम हो जाता है, जो लेटेस्ट आज का तरीका है EIPO। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा, अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट कंप्लीट हो गया, कैपिटल मार्केट में। अब बात करेंगे हमारे सेकेंडरी मार्केट को लेकर। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता है। चलिए जी, रेफर्स टू द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज, ओल्ड सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशूड हो चुके प्राइमरी मार्केट में, वो बिकेंगे कहाँ पे, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट के अंदर बिकेंगे। चलिए जी, तो कैपिटल मार्केट तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो फर्दर बात करेंगे, अभी और सारी चीजें बची हुई है जहां पर हम सेबी के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट की बात तो क्लियर हो गई, जब कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, और पब्लिक वहाँ पे शेयर परचेज करती है। ये तो हो गया परचेज, पर हर किसी को शेयर अलॉट हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद भी लोग परचेज करना चाहते हैं कंपनी के शेयर। अगर कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी दिखती है, मान लीजिए टाटा कंपनी ने इशू किया, तो कौन नहीं परचेज करना चाहेगा। एक इन्वेस्टर बोलेगा टाटा कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत तगड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, काम करने का तरीका बहुत शानदार है, और हर साल प्रॉफिट दिखने को मिलता है, तो कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ होती है, नो डाउट इन दैट। पर सेकेंडरी मार्केट अगर नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
लोग परचेज कहाँ से, जिनको नहीं मिले शेयर्स वो कहाँ से परचेज करेंगे, या जिन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए उनको सेल करना है, उनको बेचना है, तो कहाँ बेचेंगे? ठीक है, कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी के पास उस समय अगर बायर नहीं हुआ है, कंपनी उस समय बार बार कंपनी के पास जाते रहोगे, कंपनी का और भी काम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। या फिर अगर ऐसा कोई सेकेंडरी मार्केट का सिचुएशन होता है नहीं, तो कंपनी जब तक रिडीम नहीं करती तब तक आपको पैसा मिलता नहीं, या कंपनी जब लिक्विडेट होती तभी जाके आपको कंपनी की शेयर्स की वैल्यू का पैसा मिलता। इतना लंबा टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पैसा ब्लॉक कर देना ना पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं करेगा बेवकूफ़पंती। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, पर मान लीजिए कंपनी तो सालों साल चलती रहेगी। अब टाटा कंपनी है, कभी बंद ही नहीं होनी, लिक्विडेट ही नहीं होनी, सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, क्या करूँगा उन शेयर्स को रख के? वो पैसा इतना साल के लिए ब्लॉक हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करता है आपको लिक्विडिटी, कि वहाँ पे जिसको खरीदना और जिसको बेचना है, आइए और अपनी शेयर्स बेच दीजिए, खरीद लीजिए, री इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो हम बात करेंगे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्टॉक एक्सचेंज की कहानी जो है उसको हमने डिटेल के अंदर कहाँ पढ़ी है? हमारी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का जन्म कैसे हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज की बात क्या हुई थी, ठीक है, वो सब चीज़ें वहाँ बात करेंगे। अभी हम चीज़ों को बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वन शॉट के अंदर। चलिए जी, तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या है? कि इंस्टीट्यूशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है बेटा, बेसिकली समझ लेना स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज या तो एक इंस्टीट्यूशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है बेसिकली, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का डिफाइन कैसे करोगे? स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर एस्टैब्लिश्ड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर स्टैब्लिश क्यों हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ असिस्टिंग करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए और साथ ही साथ कंट्रोल करने के लिए। तीन चीज़ ध्यान रखना, क्या करता है ये? असिस्टिंग, ठीक है, पहला, दूसरा रेगुलेटिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करेगा? द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। वो किसका काम है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज का काम है। चलिए स्टॉक एक्सचेंज की फर्दर बात करते हैं, क्या क्या फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के। 9 फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के। पहला फंक्शन जो बोलता है इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में ये काम करता है। देखिए, जब भी सोसाइटी के अंदर या हमारे इकोनॉमी के अंदर कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कंपनी का कोई भी परफॉर्मेंस होता है, तो वो कैसे, किसको शो कर सकते हैं, या हम कैसे पता करते हैं कि यार कंपनी, इस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी है, ये कंट्री डेवलप होने की तरफ मूव कर रही है। हम क्यों बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना, सुनने को मिलता है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड के अंदर, 5th बन चुके हैं और रिसेंटली हम 4th में भी कन्वर्ट हो चुके। ठीक है, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँच रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे चल रही है। कैसे पता चल रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जब भी कोई पॉलिसीज़ आई जाती है, चाहे वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हो या इकोनॉमी में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलता है। सेंसेक्स निफ्टी बात सुनी ना, ये ऑटोमेटिक, आज सेंसेक्स ने लगाई छलांग, आज निफ्टी ने लगाई छलांग, आज सेंसेक्स ने नीचे की छलांग लगाई, डूब गया, गिर गया, लॉस हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, उसका हर एक चीज़ को बताता है स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली इकोनॉमी की पल्स बोली जाती है, इकोनॉमी का चेहरा बोला जाता है। मतलब एक बोलते हैं इंसान अपना चेहरा मिरर में देख ले, वैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी तो उसका स्टॉक एक्सचेंज देख लो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया यहाँ पे जो बात चलती है वो चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर चलती है बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए सीधी सी बात है, कौन सी कंपनी के शेयर्स की डिमांड होगी? जो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी होगी, जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, जिस कंपनी का गुडविल अच्छा होगा, ठीक है, उस कंपनी की ऑब्वियसली मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो उसी तरह से उसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा होती है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे पूरा ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि कंपनी की वैल्यूएशन कब हायर होती है? जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका गुडविल, उसकी रेपुटेशन, उसके डिसीजंस, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जब अच्छी आती है, तो ऑब्वियसली कंपनी का जो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, उसके बाद उनके शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, क्योंकि एक इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिकली उन्हीं शेयर्स में पैसा लगाना चाहेगा जो आगे ग्रोथ करेगा, ना कि उन शेयर्स में जो लॉस मेकिंग कंपनी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी का काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करता है। तीसरा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वो ही शेयर्स को ट्रेड किया जा सकता है जो लिस्टेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, ओनली दो शेयर विच आर लिस्टेड, उन्हीं शेयर्स का आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। और लिस्टिंग जो है ऐसे ही नहीं हो सकती। लिस्टिंग के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उनको बहुत स्ट्रिक्टली जो है स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ फॉलो करते हैं। जब कोई भी कंपनी बोलती है यार हमें अपने शेयर्स इशू करना है या हमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ हैं वो हर चीज़ जांचते हैं, परखते हैं,
ठोक बजा के चेक करते हैं कंपनी की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंडनेस कैसी है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही उसको लिस्ट करने जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो लोगों का पैसा उठाएगी और भाग जाएगी, तो फिर नुकसान किसको होगा, इन्वेस्टर होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा, इकोनॉमी डाउनफॉल करेगा, स्टॉक एक्सचेंज डाउनफॉल करेगा और बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई कि यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टर का पैसा और इन्वेस्टर का विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है बेटा, ऑब्वियसली चाहे हम फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल कह दें या कैसे भी कह दें, तो बेसिकली री इन्वेस्टमेंट और डी इन्वेस्टमेंट से। री इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट किस में होगा बेटा, ऑब्वियसली अ गुड मेकिंग अ गुड प्रॉफिटेबल कंपनी में होगा। तो ऑब्वियसली जब पैसा है, देखिए ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज से जो है डायरेक्टली जो क्या बोलते हैं, जैसे हम प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं ना, प्राइमरी मार्केट में जब शेयर इशू करती है कंपनी तो ऑब्वियसली सारा पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। पर सेकेंडरी मार्केट में जो भी परचेज एंड सेल होता है, इससे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किसको नहीं होता, कंपनी का कोई पैसा नहीं जाता। इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की इनकम रेज हो रही है, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो होती है। री इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं बेटा, ऑब्वियसली गुड प्रॉफिटेबल कंपनीज में, जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जो आगे जाके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, जिनकी आप विश्वास करते हुए कंपनी आगे जाके कुछ कमाल करके दिखाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहे, यहां पे बोल रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या कर रहा है बेटा, वो हर किसी को अवेयर कर रहा है, साथ ही साथ वो चाहता है कि बहुत सारे लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, पहले के टाइम में अगर आप कंपनीज की ग्रोथ या पहले के टाइम में आप इन्वेस्टर्स चेक करोगे या आज के टाइम में इन्वेस्टर चेक करोगे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैज ग्रोन मोर। ठीक है, लोगों ने अब जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पहले के लोग बड़े रिस्की माना करते थे इसको, कई लोग बोलते थे ये जुआरी टाइप में काम होता है, यहाँ पे किस्मत आपकी चलती है, अगर अच्छी है तो आप कमा लोगे, नहीं तो आपके पैसे डूब जाएंगे। ये लोगों का पहले एक विश्वास हुआ करता था, लोग इस धारणा से चला करते थे। पर क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने इस चीज़ को प्रूव किया है, यहाँ पे सेबी ने भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नो डाउट इन दैट। ठीक है, कि यहाँ पे जो पहले फ्रॉडस्टर हुआ करते थे, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो मेल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई है और अवेयर किया है, एजुकेट किया है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को क्या करा है बेटा इन्होंने, इन्वेस्टर्स को इन्होंने एजुकेट किया है, अवेयर किया है। ठीक है, या हम अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, कि आप जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी के बारे में सोचिए, समझिए, रिसर्च करिए, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। किसी र्यूमर्स के पीछे मत जाइए, किसी स्पेकुलेशन के पीछे मत जाइए। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को आजकल डिवाइड भी कर दिया गया है कि कितना आपको ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना है तो कुछ पैसा आप रिस्क में लगाइए, कुछ पैसा आप जो है सेविंग या रिस्क फ्री सेक्टर्स में भी लगाइए। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी कौन होती है, जो एकदम बेस्ट कंपनीज होती है। हाँ, आपको रिटर्न थोड़ा धीरे मिलेगा पर 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, टू मेंटेन द लिक्विडिटी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो है एक हेल्दी स्पेकुलेशन अलाउ करता है। ठीक है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई का सर्कुलेशन वो बना रहे। इस वजह से क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज एक रूम देता है, एक आपको वाइडर स्पेस देता है जहां पे आप हेल्दी स्पेकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक र्यूमर होता है, र्यूमर का मतलब कि आप नेगेटिव र्यूमर क्रिएट कर रहे हो या ऐसा र्यूमर क्रिएट कर रहे हो जिस वो चीज़ एग्जैक्टली है ही नहीं, या इससे इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है। अगर वैसा है तो स्टॉक एक्सचेंज आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, सेबी आपके सख्त कार्रवाई करेगा और उसकी पेनल्टीज बहुत हैवी होती है। पर अगर आप अच्छा एक स्पेकुलेशन कर रहे हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस बार अच्छी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े जो आप टीवी वगैरह देखते हो, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का आप न्यूज़ सुनते हो, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, प्रोफेशनल बैठते हैं, तो वो कंपनी के ओवरऑल कंपनी ने अब तक क्या क्या प्रोजेक्ट हासिल किए, कंपनी का आगे क्या फ्यूचर, उसके बेसिस पे वो स्पेकुलेशंस करते हैं एंड दैट्स आर हेल्दी स्पेकुलेशंस। क्लियर। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है भैया कि
भाई ऑब्वियसली बात बताया ना मैंने आपको कि स्टॉक एक्सचेंज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, वो यही है कि अगर आपने उनको स्पेस नहीं दिया, वो एक जगह नहीं क्रिएट करी होती जहाँ पे एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, तो फिर वो कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं होगी तब तक बैठे रहो तो प्रॉब्लमेटिक, फिर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, कि भैया आप जब चाहो इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ नॉर्मल फ्यू डेज ऑफ ट्रांजैक्शन, या हमारा जो बिजनेस साइकिल पीरियड होता है उसके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड सेटलमेंट और ऑन द स्पॉट सेटलमेंट को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लिक्विडिटी है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्हीं शेयर्स को लिस्ट करने देता है, उन्हीं कंपनी को लिस्ट करने देता है जो कंपनी अच्छा कर रही होती है। तो अगेन यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर उसको पता है कि यहाँ पे वो कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, साउंडनेस है, तो लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा भी नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी पे ये लोग इन्वेस्ट करवाएंगे भी नहीं। तो ये आपको ऑप्शन देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा काम कर रही है, उसका रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। तो ऑब्वियसली जो कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है और कैपिटल एलोकेट भी हो रहा है वो बेटर प्रोस्पेक्ट की तरफ हो रहा है, बेटर कंपनीज के लिए हो रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहा है, ठीक है। लास्ट जो होता है इसके अंदर, सॉरी एक और है 8, प्रमोट्स हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली मेरे ख्याल से 9th होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार में। हाँ, ये जो है ये 9th फंक्शन है, 8 फंक्शन हो चुका था, दिस इज द 9th फंक्शन, हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वही वाली बात, क्योंकि आपने क्या करा, भरोसा दिला दिया है इन्वेस्टर्स को कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। तो पहले जो लोग पैसे को बचा के रख लिया करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हैबिट डाल दिया कि आप सेव भी करें और उसको इन्वेस्ट करिए, फर्दर ग्रो कीजिए। पैसा रख लेने से, अलमारी में रख लेने से, ठीक है, तो उससे कुछ होगा नहीं, पैसा बढ़ेगा नहीं। 5,000 रखा तो 5,000 50 साल बाद देखो तो 5,000 ही मिलेंगे, वो 5,000 1 रुपये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली 5,000 की वैल्यू और डाउन पड़ जाएगी, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो 50 साल पहले थी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो अलग चीज़ है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि एक हैबिट डाल दी है, आज हम वो देख रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ कैपिटल बेटर जगह होती है, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। तो आज कहीं ना कहीं एक यंगस्टर्स के अंदर एक प्रमोशन आ चुका है, एक बेटर हैबिट आ चुकी है, आप सेव कीजिए और उसे इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो दीज आर द 9 फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं आगे फर्दर, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ही होता है कि आप किसी ब्रोकर को ढूंढिए भैया। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है, यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो कैसे होती है, उस चीज़ को समझना जरूरी है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को लेके, इनको यहाँ क्लियर करेंगे। पहला स्टेप, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला काम है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके डील नहीं कर सकते, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल पर्सन में जाके स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, मुझे कोई ना कोई एक ब्रोकर, आजकल तो ऐप आ गया, पर वो भी ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है ना, जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो वो भी ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो काम करेगा। ना ब्रोकर कौन हो सकता है, ब्रोकर ऑब्वियसली पहली बात तो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ध्यान रखना। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर कौन होगा, जो सेबी रजिस्टर्ड होगा। पहली बात मतलब सेबी से क्या मिल रखा है, उसको अथॉरिटी मिल रखी है कि आप ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हो, तो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ठीक है, कोई बैंक हो सकता है। तो ये क्या बन सकते हैं, ब्रोकर बन सकते हैं। आपको उनके पास जाना और अपना एक अकाउंट ओपन करवा लेना है। नाउ ब्रोकर हैज द रोल, आगे क्या, जैसे कि ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। नाउ डिपॉजिटरी के साथ आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, पर बेसिकली आप डिपॉजिटरी से क्या नहीं करते, डायरेक्ट लिंक नहीं करते। बहुत सिंपल सा समझना है इसको, कि समझिए ये जो ब्रोकर है, जो अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ये एक इन्वेस्टर है और ये हमारा डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी बेसिकली एक तरह से बैंक के रूप में काम करता है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी बेटा, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल, ठीक है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ठीक है। ये 2 डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 22 या 24 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। बेसिकली हम जो ज़्यादा जानते हैं वो बीएससी और एनएससी को ज़्यादा जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में भी नहीं है, हर जगह स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो टोटल 20 to 24 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर है।
दो डिपॉजिटरीज होते हैं जो बैंक के रूप में काम करते हैं। जो भी आपके जैसे बैंक के अंदर आप पैसे रखते हो ना, वैसे ही डिपॉजिटरीज के अंदर आपके अकाउंट ओपन होता है, पर आप डिपॉजिटरी के पास लिंक नहीं कर सकते। आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं बीच के अंदर, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और ये ब्रोकर्स कौन होते हैं? रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं ये, तभी ये डायरेक्टली। तो डिपॉजिटरी किससे एक्ट करेगा? ब्रोकर से। ब्रोकर्स और इन्वेस्टर जो है, ब्रोकर क्या हो गया बेटा? एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है, जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना के रखता है। और यहाँ पे जो भी काम होता है डिपॉजिटरी से, वो ब्रोकर करता है, किसके कहने पे? इन्वेस्टर के कहने पे। तो अगर जो आपको अकाउंट ओपन करना है, तो ऑब्वियसली आप अकाउंट कहाँ ओपन करोगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट ओपन करोगे। और आपका जो अकाउंट है वो एनएसडीएल सीडीएसएल में कौन ओपन करेगा? ब्रोकर ओपन करेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो डिपॉजिटरीज दो ही हैं हमारे इंडिया के अंदर, एनएसडीएल और सीडीएसएल। पर डिपॉजिटरीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता इन्वेस्टर का। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है बीच के अंदर इंटरमीडिएरी का रोल ब्रोकर्स प्ले करता है, जिसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टर किसके पास अकाउंट ओपन करवाता है अपना? जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं बेटा? डीमेट अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट कहाँ ओपन करेंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ओपन किया जाएगा। कहाँ पे? डिपॉजिटरी में। क्लियर है? अब आगे बात समझ में। चलिए, प्लेसिंग द ऑर्डर। भैया अकाउंट ओपन हो चुका है, आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपको चाहे बाय करना है या सेल करना है, तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर को, ब्रोकर को बताना पड़ता है कि भैया मुझे इस कंपनी के इतने शेयर इतने रुपए में चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। जैसे 55 रुपीज़ में खरीदने हैं मुझे 10 शेयर TCS के, ठीक है, 500 रुपये में खरीदने हैं मुझे 50 शेयर MRF के, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपने क्या करा? प्लेस करा ऑर्डर। ठीक है, मेरे पास ना मान लीजिए MRF के 50 शेयर पड़े, यार 10 शेयर भेज देना MRF के इतने रुपए पे, सेल का ऑप्शन। तो मैंने कर दिया, ऑर्डर दे दिया। किसको दूंगा ऑर्डर? ऑब्वियसली बात, इन्वेस्टर किसको देगा ऑर्डर? ब्रोकर को देगा। ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? आपके उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उसको एग्जैक्ट क्या करना है क्या नहीं करना, अब इसके साथ वो क्या करेगा? ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही उसकी प्राइस वैल्यूएशन जो आपने बोली उसके साथ मैच करेगा, वो उस शेयर को क्या कर देगा? परचेज या सेल कर देगा आपके लिए। और इसके बिहाफ पे एक नोट जनरेट होता है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये बेसिकली हर दिन इशू होता है, जब भी आपका टाइम खत्म होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, 10 o'clock से शायद 3 बजे तक का, जो 3 या 3:30 का, 3 बजे तक का टाइम होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का। उस दौरान जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया दिन भर के अंदर, हर दिन एक कॉन्ट्रैक्ट नेट नोट इशू होता है। किसके द्वारा बेटा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा। और इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आज आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, एवरीथिंग। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है बेसिकली एक एविडेंस के रूप में काम करता है। और इसको साइन भी कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट साइन करता है। तो ये एक तरह से एविडेंस के रूप में काम करता है कि आपने ये सब काम किया है। आप इसको एक एविडेंस के रूप में शो भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यह आपका एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को। नेक्स्ट, जैसे एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली अब सेटलमेंट पीरियड चालू होगा। दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, एक दी ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होता है और एक फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होता है T+2 डेज में, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसके 2 दिन के बाद वो सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे कि मंडे को ट्रांजेक्शन किया आपने, प्लस ट्यूसडे एंड वेनेसडे की एंड इवनिंग तक जो भी है आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, चाहे आपने परचेज किया हो या सेल किया हो। दैट इज नोन एज T+2। एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट, ये आगे की फ्यूचर डेट के लिए होता है। इट माइट बी T+5, इट माइट बी T+7, डिपेंडिंग आपने क्या डिसाइड किया है फॉरवर्ड में सेटलमेंट करने को लेके। प्रॉमिस टू सेटल इन द फ्यूचर डेट। ठीक है, तो T+5 भी होता है, T+7 भी होता है। पर अगर ऑन द स्पॉट की बात करते हैं, T+2 वाला फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर आपके MCQs के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए जी, अब डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करते हैं। जो भी हमने पढ़ा उन सबको एक एक कौन कौन इसके अंदर जुड़े हुए हैं उस बारे में चर्चा कर लेंगे। तो डिपॉजिटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, सबसे पहला होता है बेटा इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, सीधी सी बात है। दूसरा जो होता है पार्ट इसके अंदर वो होता है इशूइंग कंपनी, जो शेयर इशू करती है। ठीक है, जिसके शेयर्स आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो इशूइंग कंपनी हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हो। डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करते हैं बेटा? हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ओपन करते हैं। चौथा हो गया हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली किससे कनेक्ट नहीं कर सकते? डिपॉजिटरी से। तो ऑब्वियसली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये रोल प्ले करता है, अपना अकाउंट यहाँ ओपन करते हो। पांचवा जो है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही डिपॉजिटरी हमें पता चल गया, NSDL और CDSL।
ठीक है। और ये एक तरह से बैंक के रूप में काम करता है और ये डायरेक्टली इन्वेस्टर से कांटेक्ट नहीं करता। यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है किसके थ्रू होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई लोड नहीं है उसके अंदर। पर ये क्या होना चाहिए, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी से अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके बिहाफ पे काम करता है, इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टाइमली रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उसके अंदर ही इनको काम करना होता है, उसके अगेंस्ट ही काम नहीं कर सकते। अगर कुछ भी गलत काम करते हैं और पाए जाते हैं फॉल्ट तो इनकी छीनी जा सकती है, ऑब्वियसली बात, रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाता है, प्लस साथ में पैनलाइज भी किया जा सकता है। तो दिस इज नॉन एज डिपॉजिट सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब हम अगली तरफ बात करेंगे जो कि है हमारा सेबी। सेबी भैया को पकड़ लेते हैं और सेबी भैया कहना क्या चाहते हैं हमसे, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, ऑब्वियसली बात है 1988 के अंदर सेबी का जन्म हुआ था, ठीक है। बेसिकली सेबी को लाया इसलिए गया था कि बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ करती थी, प्राइस लीकिंग हुआ करती थी, इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ करता था, विंडो ड्रेसिंग हुआ करती थी, कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्टर के साथ धोखा कर लेती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास टूटता जा रहा था, वो स्टॉक एक्सचेंज से डरने लग गए थे, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे सेबी का जन्म किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 के अंदर। पर अगेन 1988 में सिर्फ इसको एक वॉच डॉग की तरह रखा गया, जहाँ पे बोला कि भाई आप निगरानी रखिए, बाकी आपको भोगने की दरकार नहीं है, इट मीन्स आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर क्योंकि हमें पता है हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस समय ऐसा बवाल हुआ, फिर सेबी को 1992 के अंदर एक इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ना, इसको एग्जिस्टिंग बॉडी, सेपरेट एग्जिस्टिंग बॉडी क्रिएट कर देगी, इसको पावर्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए कि आप सिर्फ वॉच डॉग नहीं हो भैया, आप सब कुछ हो, आप बाप हो, आप मालिक हो, आप जो चाहो ना, जो कंपनी गलत कर रही है उसको पटक पटक के मार सकते हो, जब चाहो उसकी ऑडिट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सा भी शक है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप ऑडिट कर सकते हो, उस कंपनी को नोटिस इशू कर सकते हो, उससे जवाब सवाल कर सकते हो और पैनलाइज भी कर सकते हो। तो सेबी को दे दिया गया फुल अथॉरिटी। तो बेसिकली रीजन क्या था भैया सेबी के लिए, सबसे पहला मेल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, विंडो ड्रेसिंग हुआ करते थे, ठीक है, जबरदस्ती के अंदर र्यूमर्स बहुत फैलाया करते थे, झूठ मूठ के, जिससे कि इन्वेस्टरों का पैसा वो कंपनी खा सके। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है, पैसा आ गया है पर हाँ दे देंगे, तो टाइमली कुछ काम हुआ करते नहीं थे, फोर्जरी बहुत हुआ करते थे इस केस के अंदर। और दूसरा वॉयलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को दरकिनार कर दिया जाता था, साइड में रख दिया जाता था। कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती थी, कंपनी सिर्फ ये सोचती कि पैसा कैसा खाना है, जो हमने बहुत सारे वेब सीरीज़ या हमने बहुत सारे जगह सुना भी है कि कैसे पहले धोखाधड़ी हुआ करती थी, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं रोल ऑफ सेबी। तो पर्पस समझ में आ गया, हमें सेबी का जन्म क्यों हुआ ये समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया। रोल ऑफ सेबी क्या है, रोल ऑफ सेबी बोलता भैया इश्योर का ध्यान रखना है, इन्वेस्टर का ध्यान रखना है और इंटरमीडिएट्स पे कड़ी नज़र रखनी है, एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करना है उनको। तो पहला बोलता है रोल ऑफ सेबी दैट इज इश्यूअर। इश्यूअर के लिए क्या बोल रहा है कि एक मार्केट प्लेस तैयार करना जहाँ पे आके अपने शेयर्स को क्या कर सके, ऑफर कर सके, सेल कर सके और मार्केट से पैसा रेस कर सके। दूसरा जो सेबी का रोल है वो इन्वेस्टर के लिए है, इन्वेस्टर का ध्यान रखना, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ उनको मेल प्रैक्टिस से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाना, साथ ही साथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना। और इंटरमीडिएरीज के लिए बोला गया है भैया, जो इंटरमीडिएरीज हमारे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, इनके लिए एक कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल मार्केट क्रिएट करना। सो दीज आर द 3 रोल्स ऑफ सेबी। नाउ अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी को लेकर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जो 4 ऑब्जेक्टिव है, पहला टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से चलाना, हर चीज प्रॉपर वे में चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी प्रैक्टिस नहीं हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसको ध्यान रखना। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात, जो रोल था वहीं पे यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अगर आप भरोसा जीतना चाहते हो तो ऑब्वियसली उनके राइट्स के, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। थर्ड, टू प्रिवेंट द मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी मेल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, ठीक है, स्टिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, जिससे कि भैया ये गलत काम नहीं हो सके, विंडो ड्रेसिंग वगैरह या प्राइस रिगिंग वगैरह नहीं हो। चौथा अगर हम बात करते हैं, डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडिएरीज, इनके लिए भैया कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर देना कि आपको इस तरह से काम करना है, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे काम करना है, आपके रोल्स में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना, एनीथिंग विच आर हार्मिंग और
इशूइंग जो ट्रस्ट इशू जो क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर के, अगर ऐसा कोई काम करते हुए पाए गए तो आपकी ब्रोकरेज जो आपकी ब्रोकरशिप है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, पेनलाइज कर दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं ब्रोकर्स के लिए कि जितने भी ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनको किस तरह से आप काम कर सकते हो, वो सब चीज़ें लिखी जाती है। नाउ अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आपसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट आपसे नहीं पूछते, यहाँ पे केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। केस स्टडी आता है कि ऐसा सर्टन सिचुएशन हुआ, सेबी ने ये स्टेप लिए, तो बताइए कौन सा फंक्शन ऑफ सेबी है, चाहे वो रेगुलेटरी है, प्रोटेक्टिव है, डेवलपमेंट फंक्शन है, कौन सा है। बड़ा ईजी रहेगा, समझ लीजिए। 3 फंक्शन होते हैं बेटा सेबी के। पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है डेवलपमेंट, तीसरा होता है रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन यहाँ पे इंटरमीडिएरीज का ज़्यादा अपन थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, ऑब्वियसली रेगुलेट करना, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे रेगुलेटरी में बात करेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रोटेक्टिव फंक्शन को लेके। सबसे पहला आता है चेक प्राइस रिगिंग। प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है कि भैया कोई भी मेल प्रैक्टिसेस रिलेटेड काम नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ध्यान से सुन लेना, प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, अगर उनको कैसे करना है, मेल प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, थेफ्ट, फ्रोजरी, डिले, ये जो हो रहा था पहले अपने शेयर्स देने के अंदर, ये अगर कर रहे हो तो फिर वो किसके अंदर आएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन में। सबसे पहले आता है प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है कि अपने मार्केट जो प्राइस है शेयर्स की, उसमें छेड़ाछाड़ी कर देना अपने खुद के बेनिफिट के लिए। यहाँ पे बेनिफिट कौन करना चाहता है, कंपनी खुद के बेनिफिट के लिए क्या करना चाहती है, अपनी प्राइस जो मार्केट शेयर की प्राइस है उसमें छेड़ाछाड़ी कर देना। मतलब एक्चुअल में प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, पर एक मार्केट क्रिएट ऐसा कर दिया कि वो प्राइस उस शेयर्स की बढ़ गई है और वो अपना फायदा उससे कमाना चाहती है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइस रिगिंग। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में किसी भी शेयर्स की मूल्यों के साथ हेराफेरी करना, उसके साथ छेड़ाछाड़ी करना प्राइस रिगिंग का पार्ट होता है। सेकंड, प्रॉफिट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग। ये कब आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने स्कैम के अंदर भी देखा था कि जब आप अंदर की, जब कोई बंदा बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस बिजनेस के शेयर्स लिस्टेड हैं, उस कंपनी में जो बंदा जुड़ा हुआ उसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है कि इस बार कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या आ सकती है। भाई ऑब्वियसली उसको पता है कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, तो ऑब्वियसली कंपनी की शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे इस बार जब क्वार्टरली रिपोर्ट खुलेगा। अगर उसको ये बात पता चल जाती है तो क्या करेगा, खुद के नाम से या अपने दोस्तों को बोल देगा भैया तुम शेयर्स खरीद लो, ठीक है, कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर वो इन्फॉर्मेशन अंदर वाले को पता है तो उसका फायदा उठा सकता है, दैट इज नॉन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। दैट आता है हमारा प्रोबिएट दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, वही मेल प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोबिएट करना। ठीक है, जहाँ पे वो कि उनके साथ कि भैया रूमर स्पेकुलेशंस को ऐसा उठा देना जिससे कि फायदा कंपनी का हो, नुकसान किसका हो जाए, इन्वेस्टर्स का हो जाए, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना। चौथा जो आता है एजुकेट करना इन्वेस्टर को कि भैया आप अवेयर रहिए, समझदार रहिए, किस तरह से आपको एक सिक्योरिटीज़ जब परचेज करते हो या किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ अगर आप परचेज करते हो तो क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, किसी के कहने पर आपको नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। अब फेयर प्रैक्टिसेस कैसे प्रमोट करती है कंपनी वो देख लेते हैं हम। फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करती है इशूइंग द गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कम सेबी जो है गाइडलाइंस इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि भैया आप मिड टर्म के अंदर कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर उसको शक होता है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या प्राइस रिगिंग हो रहा है तो सेबी के पास ये पूरा पावर है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है थरली, और अगर साबित हो जाता है उसको पैनलाइज, स्ट्रिक्टली पैनलाइज भी करवा सकता है। ठीक है, उसको इम्प्रिजमेंट भी इम्पोज कर सकता है। सेबी के पास इतनी पावर होती है टू फुलफिल द प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो एक फंक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज नॉन एज डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट किसके करना है, मार्केट का करना है। मार्केट का डेवलपमेंट कैसे करोगे, जो आपके इंटरमीडिएरीज अच्छी तरह काम करेंगे। इंटरमीडिएरीज कौन हो बेटा यहाँ पे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो डेवलपमेंट फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज को ट्रेन करना है कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन होने से, रजिस्टर होते हैं तो उससे पहले ट्रेन किया जाता है। आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरा जो है इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर्स। आजकल अब ब्रोकर्स जब होते हैं तो कौन से ब्रोकर्स है, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है बेटा, ये है ना, ध्यान रखना। इंटरनेट आप जो आजकल ऑब्वियसली बात है आजकल सब कुछ इंटरनेट के द्वारा हो गया, जैसे बहुत सारे ऐप आते हैं, ग्रो मोर वगैरह ऐप आते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली सारे काम कर सकते हो, पर किसके थ्रू करना चाहिए, आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू करना चाहिए।
तीसरा, अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द इश्यू, कॉस्ट ऑफ इशू, मतलब जो पहले हुआ करता है अंडरराइटिंग, शेयर्स को अंडरराइट करवाने का ये कंपलसरी हुआ करता था। अब सेबी ने बोला कि शेयर्स अंडरराइट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरराइटर्स को अपॉइंट करोगे, उनकी कॉस्ट आती है, उनको कमीशन देना पड़ता है, चीज़ें महंगी होती है। तो उन्होंने बोला अंडरराइटिंग ऑप्शनल हो गया, अब कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अंडरराइट्स करवा सकती है, नहीं तो अंडरराइटर्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ इशू वो रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ, आईपीओ जो पहले प्राइमरी मार्केट में आता है, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी ने बोला कि आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किस में आता है, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। किसका पार्ट है, सेकेंडरी मार्केट का। फिर भी यहाँ पे सेबी ने बोला है कि आईपीओ जो प्राइमरी मार्केट में आता है उसको भी आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। दैट इज नॉन एज डेवलपमेंट, मतलब कुछ नया करना, कुछ नई चीजें प्रोवाइड करना, जिससे आसानी से क्या हो, काम करने का या ट्रेड करने का तरीका ईज हो जाए, ठीक है, और लोग इससे अवेयर हो जाए। साथ ही साथ कॉस्ट रिड्यूस करना, इंटरमीडिएट्स को ट्रेंड करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। अब आता है हमारा तीसरा फंक्शन, जो कि होता है डेवलपमेंट या रेगुलेटरी फंक्शन। जब हम रेगुलेटरी फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सबसे पहले सुपरविजन ऑफ इंटरमीडिएरीज। यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हो चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे रेगुलेट करने का मतलब क्या है, ध्यान रखना कि सब ढंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना, स्ट्रिक्टली उनसे वो चीज़ फॉलो करवाना, वो सब किसका पार्ट है बेटा, रेगुलेटरी का। तो सुपरवाइज करना कि इंटरमीडिएट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एनीथिंग विच इज जो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी काम इनका जो वो किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के, कोड ऑफ कंडक्ट के, और इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर। ऑब्वियसली बात है कि जो भी ब्रोकर बन रहा है वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी से, और वही डील कर सकता है, हर कोई बंदा ब्रोकर बनकर डील नहीं कर सकता। तीसरा, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेट द म्यूचुअल फंड्स। इन पर कड़ी नजर रखना कि भैया पैसा कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, तो ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। फोर्थ, रेगुलेट्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी। इसका भी ध्यान रखा जाता है, कंपनी जो टेक ओवर होती है, ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, किसी के साथ धोखा तो नहीं हो रहा, कि इन्वेस्टर्स के पैसे खा लिए, क्रिएटर्स के पैसे खा लिए, लॉस मेकिंग कंपनी हो जाए, वो प्रॉपर टेक ओवर नहीं हो पाए, धूल झोंकने के लिए वो काम किया जा रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से टेक ओवर जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें किसका काम होता है, रेगुलेटरी फंक्शन का काम है। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इनके बुक्स को चेक किया जा सकता है, कभी भी सेबी चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स को, अकाउंटिंग को, सब कुछ चेक कर सकता है, और क्वेश्चंस भी कर सकता है कि भैया आपने क्या करा, ये रीज़न क्या था, इस तरह से करने के रीजंस क्या क्या थे, क्वेश्चंस भी कर सकता है, नोटिस भी इशू कर सकता है। मतलब बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हर किसी को अपनी गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका सब कुछ पता होना चाहिए। कोई भी अगर मर्जर टेक ओवर हो रहा है तो प्रॉपर प्रोसेस के साथ हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि न्यू म्यूचुअल फंड एक स्कीम आई, तो म्यूचुअल फंड में किस तरह से काम किया जा रहा है, लोगों के पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर खुद का फायदा देख रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना रेगुलेटरी फंक्शन का काम है। तो बेसिकली हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने ये सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, मीनिंग कर लिया है हमने, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपकी जो डेली लाइफ क्लासेस होती है, अगर आपको टॉपिक जो है डिटेल के अंदर पढ़ना है, एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, कब किसका जन्म कैसे हुआ क्यों हुआ, तो उसके लिए आपको हमारे लाइव क्लासेस जुड़ जाना है। शाम को 7 बजे जो शिखर का बैच होता है और 8 बजे जो होता है हमारा उदय 11th क्लास का बैच होता है। ये टाइम टेबल आपके सामने है, जिसको आप आराम से क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि हम कहते हैं भैया, वन शॉट हो गया है किसका कंप्लीट, फाइनेंशियल मार्केट का। कॉमर्स इजीली के साथ जुड़ जाइए, हर एक चीज़ आसान कर देंगे। कैसा रहा, कितना समझ में आया, कितनी मज़ेदार रही, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वन शॉट में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब बाय।